तो ये वीडियो होने जा रही है आपके लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट सीरीज़ की वीडियो है। और जैसा कि आपका अगला एग्ज़ाम है, मुझे पता चला एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी का, तो फर्स्ट ईयर का पेपर है ये। और आई होप कि आपने पाँचों यूनिट एक बार तो अच्छे से पढ़ा हो, क्लियर कर रखा हो, क्योंकि कोई भी ऐसा यूनिट नहीं है जहाँ से क्वेश्चन बनकर ना आते हों। तो हर यूनिट से कौन से टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, या हर बार जो क्वेश्चंस आते हैं रिपीट होते हैं, उनको मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। और इसके अलावा भी आप इस बात का ध्यान रखें कि जो यूनिट हैं आपके 5 के 5 वो आपका एक बार क्लियर हो। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि प्लेलिस्ट में जाइए एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी के, और वहाँ पर जाकर अपने यूनिट सारे तैयार कर लीजिए। और उसके बाद ये जो वीवीआई वीडियो है, या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो जो मैं अभी आपको कराने जा रही हूँ, इसके अंदर देखिएगा कि जो टॉपिक्स हैं वो आपसे छूट तो नहीं रहे, क्योंकि अगर ये टॉपिक्स आप छोड़ कर जाओगे तो हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम में नुकसान हो। और एक बात का आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हो सकता है क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े मॉडिफाई होकर आए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो क्वेश्चंस हैं वो सिलेबस के बाहर से आएँ। तो क्वेश्चन तो आपके सिलेबस के अंदर से ही आएगा, या जो मैं पढ़ा रही हूँ बता रही हूँ वहीं से आएगा। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है और फिर पॉइंट्स माइंड में सेट करने हैं कि किस क्वेश्चन के लिए कौन से पॉइंट्स सूटेबल होंगे। और मैं एडवाइस देना चाहूँगी कि अगर आप एग्जैक्ट पॉइंट्स नहीं भी बना पा रहे हैं तो पेपर में जो है ना क्वेश्चंस वो छोड़ के ना आए। छोड़ के आने से आपके मार्क्स बिल्कुल ही डिडक्ट हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि उससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स आपको आते हैं एटलीस्ट वो लिख कर आएँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वही पॉइंट्स उन क्वेश्चन के आंसर होते हैं। तो इस बात आप खास ध्यान रखें। और रही बात क्वेश्चन के टफ़ आने की या इजी आने की, तो अगर आप कर पाते हैं तो फिर आपके लिए इजी है, नहीं कर पाते हैं तो टफ़ हो जाता है पेपर। लेकिन पेपर आउट ऑफ सिलेबस नहीं आ रहा है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। तो बस आप देखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे मॉडिफाई किया गया है, एग्जैक्टली में पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, आपको ये जानना ज़रूरी है एग्ज़ाम में। तो क्वेश्चन को काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, और उसी अकॉर्डिंग आप उसके आंसर को वहाँ पर लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वाली वीडियो को, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो जैसा कि सब्जेक्ट का नाम ही है शिक्षा और प्रौद्योगिकी या फिर तकनीकी, तो सारी बात यहाँ पर किसकी होगी, हमारी टेक्नोलॉजी की होगी। और जो हमारा ये सब्जेक्ट है पूरा ये टेक्नोलॉजी बेस ही है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसके लिए बेस होनी चाहिए आपकी, जैसे टेक्नोलॉजी। तो आपको ध्यान रखना है कि एजुकेशन के अंदर टेक्नोलॉजी किस तरीके से यूज़ की जा रही है। खासकर आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो जो सबसे पहला टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है वो यही है कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या होती है, शैक्षिक तकनीकी क्या होती है। तो शिक्षा के अंदर हम जिन प्रकार की टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, या आज के टाइम पे बढ़ते समय के साथ आप देख रहे हो कि एजुकेशन को किस तरीके से टेक्नोलॉजी से जोड़ा जा रहा है, कि ऑनलाइन सेमिनार्स हो रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, यूट्यूब से पढ़ाई हो रही है, टेलीविज़न पर लाइव जो है आप देख रहे हो कि लेक्चर्स वगैरह डिलीवर किए जा रहे हैं। तो इन सबको ही आपको यहाँ पर बताना है कि शिक्षा के अंदर जो तकनीक यूज़ हो रही है, तो इस तरह से हमारी एजुकेशनल टेक्निक हम कह सकते हैं। साथ ही साथ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा, इसके अंदर से जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये है कि शिक्षा की तकनीक और शिक्षा में तकनीक में क्या डिफरेंस है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। शिक्षा की तकनीक का मतलब होता है यहाँ पर कि शिक्षा जो है, शिक्षा के अंदर जो टेक्निक्स है वो साध्य के रूप में काम कर रही हैं, कि हम टेक्निक्स को अलग से पढ़ें कि ऑनलाइन क्लासेस क्या होती है, या इंटरनेट क्या होता है, कंप्यूटर क्या होती है। मतलब ये सारी चीज़ें आप पर्टिकुलर इंडिविजुअली पढ़ें। लेकिन जब हम कहते हैं शिक्षा में तकनीक, तब हम ये पढ़ते हैं कि एजुकेशन के अंदर इनके क्या रोल है। फिर हम उनको नहीं पढ़ते, उनके यूजेस को पढ़ते हैं कि एजुकेशन में किस तरीके से वो यूज़ हो रहे हैं। तो इस तरीके से आपको डिफरेंस यहाँ पर बताना होगा। अगर आपको और क्लियर करने हैं इन टॉपिक्स को, या फिर आप पॉइंट वाइज चाहते हो आपको आंसर मिल जाए, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर एक बार यूनिट वाइज वीडियोस देख लीजिए, वहाँ पर आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये वीवीआई वीडियो है तो मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकती, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी।
और जब एक बार पढ़ा चुकी हूँ तो फिर बार बार एक ही चीज़ रिपीट नहीं की जा सकती ना। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको उनमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ जिसको आप पूरा पक्का करके पेपर में जाएं। उसके बाद आपका ये भी क्वेश्चन आ सकता है इस टॉपिक से रिलेटेड कि शिक्षण में यानी एजुकेशन जो हमारी प्रोसेस है उसमें टेक्निक को कैसे एकीकृत यानी इंटीग्रेट करोगे, कैसे कंप्यूटर का यूज़ आप करोगे एजुकेशन में, टीवी का यूज़ कैसे करोगे, रेडियो का यूज़ कैसे करोगे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी होगी। उसके बाद मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि आपका प्रैक्टिकल वाला पेपर है तो ये 50 नंबर का होने वाला है, 75 नंबर का नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखें और इसी हिसाब से अपना जो टाइम मैनेजमेंट है वो कर लें। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो है अवास्तविक कक्षा कक्षी, यानी जो वर्चुअल क्लासरूम्स होते हैं ना, ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन के थ्रू, जो जूम ऐप है, मीट ऐप है, इस पर जो आपकी क्लासेस होती हैं वो वास्तविक नहीं होती, अवास्तविक होती है। इसमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं कि ज़्यादा बच्चों को एक साथ पढ़ाया जा सकता है, बहुत दूर होने पर भी पढ़ाया जा सकता है, और बिगेस्ट एग्जाम्पल आप डाल सकते हो कि कोरोना के टाइम पे जब हम एक दूसरे से नहीं मिल सकते थे तो ऐसे में वर्चुअल क्लासेस ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी। तो अवास्तविक जो हमारी क्लासरूम होती है वो वास्तविक क्लासरूम से अलग होती है। इसमें हम बिल्कुल पास पास नहीं बैठे होते, मतलब और बिल्कुल पास मतलब जैसे नॉर्मली क्लासरूम होता है वैसा नहीं होता, घर बैठे भी स्टडी हो जाती है। तो बेसिकली आपको ये बताना है और इसमें कोरोना वाला एग्जाम्पल ज़रूर डालना है। उसके बाद देखिए अगला जो टॉपिक है आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मतलब टेक्नोलॉजी वाला आपका विषय है तो आईसीटी तो आना ही आना है। तो सूचना और संप्रेषण तकनीकी क्या होती हैं, तो आपको ये पता ही है कि जो सूचनाओं को और जानकारियों को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाती हैं। जैसे हमारी मुद्रित साधन जो है वो पुरानी टेक्निक है हमारी आईसीटी की, जिसमें किताबें, अखबार, मैगजीन ये सब आते हैं। आज के टाइम पे तो मीडिया, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ई लर्निंग, लैपटॉप, इंटरनेट, टेलीविज़न, कंप्यूटर, तो इन सबको आप वहाँ पर डिफाइन करके आएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए, ध्यान से समझिएगा क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स से इसमें टर्म यूज़ होते हैं, हमें टर्म ही याद नहीं होते, हमें आता है लेकिन हमें समझ नहीं आता कि इसी के अंदर वो लिखना है क्या। तो जैसे यहाँ पर टॉपिक है आपका प्रोग्राम लर्निंग यानी अभिक्रमित अधिगम। तो क्या होता है ये प्रोग्राम लर्निंग, कि इसमें देखिए एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो प्रोग्राम लर्निंग होता है वो इस पे बेस होता है कि बच्चों को किस चीज़ की ज़रूरत है, हम उस तरह की उनको शिक्षण दें, मतलब बच्चे की आवश्यकता के अनुसार ये होना चाहिए। और दूसरी चीज़, ये प्रोग्राम लर्निंग ना रिसर्च बेस होता है यानी शोध पर आधारित होता है। रिसर्च की जाती है, समस्याओं का पता लगाया जाता है और उसके बाद हम क्या करते हैं वो लर्निंग बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। यह नवीन प्रविधि है, बहुत ही न्यू टेक्नोलॉजी है ये, और ये स्वयं पर आधारित होती है, मतलब बच्चों के ऊपर आधारित होती है। बच्चे खुद क्या करते हैं, इंटरनेट से और फ़ोन से कई जगह से ढूंढकर और जानकारियाँ इकट्ठी करते हैं और फिर लर्निंग अपनी करते हैं। ये शैक्षिक तकनीक पर आधारित है, जैसा कि मैंने भी बताया कंप्यूटर, इंटरनेट का यूज़ होता है, तो ऑफकोर्स ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पर बेस होती है। इस द्वारा क्या होता है कि छोटे छोटे पदों और इकाइयों द्वारा गलती की संभावना जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि छोटी छोटी इकाइयों में बच्चे जो होते हैं किसी भी टॉपिक को समझते हैं और पढ़ते हैं। और इससे ना साथ ही साथ सतत मूल्यांकन भी किया जा सकता है, जो कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन होता है वो भी हो सकता है, क्योंकि ये छोटी छोटी इकाइयों में किया जाता है। तो फिर हमारा जो कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन है वो भी तो कंटिन्यू वाला है ना, लगातार चलता रहता है, तो उसे यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो अभिक्रमित अधिगम यानी प्रोग्राम लर्निंग ज़रूर से ज़रूर आप पढ़े जाएं पेपर के लिए। और एक बात का ध्यान रखें, अगर हिंदी में टर्म समझ में नहीं आता अभिक्रमित क्या होता है, तो आप एक बार इंग्लिश देख लें कि प्रोग्राम लर्निंग यानी एक प्रोग्रामेटिक तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से लर्निंग करना। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा ई लर्निंग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक अधिगम। अब क्या होता है ये ई लर्निंग, तो बहुत ही ईजी सी चीज़ है आपके लिए। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा लर्निंग करना, सीधी सी बात है, चाहे वो ऑनलाइन आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, फेसबुक से पढ़ रहे हो, या व्हाट्सएप पे आप पढ़ रहे हो, या आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, वर्चुअल क्लासेस ले रहे हो, तो ये सारा ही आपका ई लर्निंग है, जहाँ पर आपने लर्निंग में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों का यूज़ कर लिया, चाहे वो प्रोजेक्टर हो, टेलीविज़न हो, रेडियो हो, तो फिर आपकी वो लर्निंग कैसी हो जाती है, ई लर्निंग हो जाती है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो है माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसकी पर्टिकुलर वीडियो अलग से भी डली हुई है चैनल पे, अगर आप देखना चाहो तो वहाँ पर मैंने सारा कुछ बता रखा है कि सूक्ष्म शिक्षण यानी माइक्रो टीचिंग क्या होती है, इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो ये सब बता रखा है मैंने वहाँ पर। तो आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, अदरवाइज़ कहीं से भी इंटरनेट से भी माइक्रो टीचिंग पढ़ लो या किताब से पढ़ लो, इसके फ़ायदे क्या होते हैं, इसमें कौन कौन से कौशल होते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो है इंटरनेट और इसका यूज़। तो पूरा आपका सब्जेक्ट ही इंटरनेट वाला ही है, टेक्नोलॉजी वाला है, तो इंटरनेट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पढ़ना होगा इंटरनेट का मतलब क्या होता है कि ये वेब होता है और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं, क्या क्या यूजेस हैं, कैसे कैसे स्टार्ट हुआ, 2G 3G 5G, ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिख के आना होगा। फिर है आपका CCE यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन। हज़ारों बार मैं ये पढ़ा चुकी हूँ और फर्स्ट ईयर छोड़ो सेकंड ईयर में भी ये आपके खूब आने वाला है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन पढ़े जाएं कि कॉन्टिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या होता है। और इसके अंदर क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि CCE यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन में आप शैक्षिक तकनीकों का कैसे यूज़ करोगे, जो टेक्निक्स हैं, तो इवैल्यूएशन के लिए आप जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसका इस्तेमाल किस तरीके से करोगे, वो यहाँ पर आपको बेसिकली जो है लिखना होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से पढ़े जाइएगा। और इंटरनेट में और इसमें भी कि CCE जो है उसके अंदर किस तरीके से आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करोगे वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा। तो आप इसमें जो पॉइंट्स ले सकते हो वो ये हो सकते हैं कि अगर आपको इवैल्यूएशन करना है बच्चों का, तो इसके लिए आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हो कि आप अभिभावकों से बात कर सकते हो टेक्नोलॉजी के थ्रू, चाहे टेलीफोन हो या इंटरनेट पे आप बात कर लो। और विद्यार्थियों को उनकी उपलब्धि की जानकारी आप भेज सकते हो, मेल कर सकते हो टीचर पेरेंट्स के पास, और पेरेंट्स की शिकायतें आप खुद जान सकते हो। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप इवैल्यूएशन कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो आप देखोगे 10th बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, अनुमानित प्रक्षेपित सामग्री। तो ये क्या होती है अनुमानित, अब इस बात का ध्यान रखेंगे आप कि प्रक्षेपित यानी जो हमें सामने से प्रक्षेप यानी दिखाई दे। तो इसमें क्या होता है कि प्रदर्शन होता है विद्युत यंत्रों द्वारा। तो इलेक्ट्रिक जो उपकरण होते हैं, चीज़ होते हैं, इलेक्ट्रिक जो चीज़ें हैं उनके द्वारा आपको प्रदर्शन यानी विजुअलाइज की जाती हैं चीज़ों, इसी को कहते हैं अनुमानित प्रक्षेपित सामग्री। अब कौन कौन से हो सकते हैं ये देखिए, सिनेमा हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से ही सामने पर्दे पर आपको दिखाई देता है सिनेमा। वीडियो प्रोजेक्टर हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, दूरदर्शन, फिल्म, ये सारी चीज़ें आपको इलेक्ट्रिक तरीके से विजुअलाइज कराई जाती हैं। तो ये आपकी अनुमानित प्रदर्शित टेक्निक्स जो हैं वो हो जाएंगी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो है विभिन्न प्रौद्योगिकी तकनीक यानी मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़। तो मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ को पढ़ के जाइए, टॉपिक ज़रूर आएगा पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या होता है ये, इससे मल्टीपल टेक्नोलॉजी मतलब डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना टीचिंग के लिए। देखिए एक ही चीज़ है, सारे में घूम रहा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, बस माइंड में क्लियर रखना है कि क्वेश्चन ने क्या पूछा और अपने पॉइंट लिखना स्टार्ट कर दो। अगर 2 क्वेश्चन में जैसे पॉइंट आ रहे हैं तो आने दो, उसमें हमारी क्या प्रॉब्लम है, क्वेश्चन जिसने सेट किया उनकी प्रॉब्लम है। आप बेझिझक अपने आंसर वहाँ पर लिखो जो आपको लगते हैं कि यहाँ पर आने चाहिए। तो मल्टीपल टेक्नोलॉजी यानी डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना, चाहे इंटरनेट हो, कंप्यूटर हो, टीवी हो, सिनेमा हो, रेडियो हो, तो कुछ भी हो। इनसे क्या होता है, फ़ायदे क्या होते हैं, तो इनके यूजेस बता दीजिए। ये स्थायी अधिगम होता है, एक बार बच्चा सीख ले तो लंबे टाइम तक तो याद रहता है। ये रुचिकर होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड लाते हैं ये न्यू न्यू चीज़ों को यूज़ करने के लिए, कम समय लेते हैं ये, और स्टैंडर्ड होते हैं। तो इन चीज़ों का आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट और आखिरी जो टॉपिक है आपका वो देख लीजिए, काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा है ये, तो इसको यहीं पर क्लियर कर लीजिए, वहाँ पेपर में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ये है अनुकूली और सहायक प्रौद्योगिकियाँ, इंग्लिश में कहते हैं अडेप्टिव और असिस्टिव डिवाइसेस टेक्नोलॉजी। तो इतना तो पता चल गया कि ये डिवाइसेस हैं और एक तरह से टेक्नोलॉजीज़ हैं, लेकिन कौन कौन सी, एक है अडेप्टिव और एक है असिस्टिव।
यानी एक है अनुकूली और दूसरी है सहायक। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? वैसे अगर आप यूनिट वाली वीडियो देखोगे, यूनिट वाली जो मैंने प्लेलिस्ट बना रही है, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बट यहाँ पर भी मैं थोड़ा बहुत बता देती हूँ आपको। अडेप्ट, देखिए ये दोनों चीज़ें उन बच्चों से रिलेटेड हैं जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं हमारे। तो समावेशी क्लासरूम में उनको लाने के लिए कि सब एक साथ पढ़ें, वो बच्चे भी जिनको किसी न किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है वो भी साथ में पढ़ें, इसके लिए ये दोनों चीज़ें यूज़ होती हैं, सहायक और अनुकूली। तो अनुकूली में क्या होता है, आप ये देखिए, अनुकूली यानी अडेप्टिव, इसमें भौतिक वातावरण की बाधाओं को दूर किया जाता है। जैसे भौतिक वातावरण जो फिजिकल आपका एनवायरनमेंट है उसको उनके अनुकूल बनाया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं अनुकूली यानी अडेप्टिव। जैसे कोई अंधा है, दृष्टिबाधित बच्चा है, तो उसको हम लेजर छड़ी देंगे। कोई पैरालिसिस है, बच्चे का पैर ठीक नहीं तो बैसाखी दे दी, और रैंप बना दिया ताकि वो अपने व्हीलचेयर पे बैठकर भी अंदर स्कूल में आ सकें। तो ये सारा हमने भौतिक वातावरण तैयार कर दिया, बच्चे के अनुकूल कर दिया। फिर सेकंड क्या है हमारा, सहायक यानी कि असिस्टिव। अब इसमें क्या करेंगे, हम बच्चों को पाठ्य सामग्री संग्रहण कि पढ़ने की जो चीज़ें हैं वो उनको प्रोवाइड कराएंगे ताकि वो अच्छे से पढ़ सकें और नॉर्मल स्टूडेंट के बराबर पर वो चल सकें, मुख्य धारा में आ सके। जैसे कि जो दृष्टिबाधित बालक है उसको लेजर लाइट तो हमने दे दी, सॉरी लेजर छड़ी तो हमने दे दी, लेकिन सिर्फ लेजर छड़ी देने से क्या वो पढ़ लेगा? नहीं, उसको सहायक सामग्री भी देनी पड़ेगी, जैसे ब्रेल की पुस्तकें, लैप बोर्ड और आवर्धक लेंस। तो इस टाइप से इन दोनों में डिफरेंसेस हैं। तो आप ये दोनों पढ़े जाइए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ये। और ये 12 के 12 टॉपिक तो आप ज़रूर पढ़े जाएं पेपर में, इनमें से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, पक्की बात है। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई टॉपिक लग रहा हो खुद से कि मुझे ये पढ़ना चाहिए, तो आप उसे ज़रूर पढ़ें, ताकि पेपर में ऐसा ना हो कि आपको लगे कि मैं क्यों नहीं पढ़ के आया, मुझे पढ़ना चाहिए था। तो इससे अच्छा है कि आप अभी ही उसको क्लियर कर लें। अदरवाइज़ ये जो टॉपिक्स मैंने 12 के 12 कराए हैं, इसको तो आप बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जा सकते। बाकी ऑल द बेस्ट आपको अगले एग्ज़ाम्स के लिए।